अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद माई चैनल अब्रिश नॉलेजिस्टा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइटोप्लाज्म के बारे में है। अभी तक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स कंडक्ट किए हों तो हम जो है वो सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स को रीड आउट कर रहे हैं। सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स में अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन था सबसे पहला, देन सेल वॉल था इन प्लांट्स, उसके बाद न्यूक्लियस बेसिक स्ट्रक्चर था एंड अदर्स। वो आज का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो साइटोप्लाज्म है। अब अगर हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करें तो साइटो का वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है सेल, और सेल की जो है वो स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम इसके सेकंड पोर्शन प्लाज्म को देखें तो प्लाज्म का मतलब फ्लूइड या लिक्विड होता है। तो इट्स मीन्स साइटोप्लाज्म का कलेक्टिव मतलब क्या हुआ, सेल का फ्लूइड और लिक्विड हुआ। अब अगर हम साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो रीजन या वो एरिया जो प्रेजेंट होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। तो यहाँ पर हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके बाउंड्री जो है मार्जिन लाइन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की है। तो इसकी इनर रीजन में जितना लिक्विड प्रेजेंट होता है उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स को देखें तो बेसिक इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला जिसको कंपोनेंट है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। तो साइटो मीन्स सेल, तो साइटोसोल का मतलब क्या होता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल, सेल का वो पोर्शन जिसमें जस्ट लिक्विड होता है। अब अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म एक आम लिक्विड नहीं होता, इसमें बहुत से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो एक बहुत डेंस लिक्विड बन जाता है। लेकिन इस लिक्विड के अंदर अगर हम जस्ट वाटरी पोर्शन को देखें तो वो वाटरी पोर्शन जो है वो साइटोसोल कहलाता है। साइटोसोल जो होता है वो भी 2 तरह के लिक्विड बनाता है। एक जो है, एक को हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं और अदर को हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। ट्रू सोल्यूशन में वो सोल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लिक्विड को बनाते हैं। इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल शामिल होते हैं, जिसमें इसमें आयंस डिफरेंट तरह के शामिल होते हैं, साल्ट प्रेजेंट होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे ईजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ये जो सोल्यूशन बनता है ये बिल्कुल जो है वो स्मूथ सोल्यूशन होता है, इस वजह से हम इसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं और बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि साइटोसोल का अगला जो लिक्विड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन को कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। इस सोल्यूशन के अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो लार्जर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, प्रोटीन्स के हो सकते हैं, लिपिड्स के हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, जो कि ये मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं कि ये सस्पेंड रहते हैं इस लिक्विड के अंदर, और ये मुकम्मल तौर पर सोल्यूशन जो है यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर हल नहीं होते, सस्पेंड रहते हैं। इस वजह से हम इसको कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। तो इट्स मीन साइटोसोल के ये 2 सोल्यूशन बन के जिससे मिलकर साइटोप्लाज्म बनता है। अब अगर हम साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो स्ट्रक्चर में जो बेसिक चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल में सबसे बैरूनी जो वॉल होती है मार्जिन लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके सेंटर में हमेशा जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ओपन प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे बेसिक जो ऑर्गेनेल्स है वो ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, जो सेल के अंदर मटेरियल्स या बनता है उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए, उसकी सिंथेसाइज के लिए, उसकी कंडक्शन के लिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। तो उसके बाद जो अदर बेसिक इसका कंपोनेंट या ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है कि ये सेल का पावर हाउस होता है, यानी कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ ATP, वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेल के अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल कहते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो सेल के अंदर ये डिफरेंट आपको डॉट जो है वो नज़र आ रहे हैं, रेड ग्रीन, यानी ये सारे के सारे बायोकेमिकल्स हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ हम इसको साइटोप्लाज्मिक जो है वो इंक्लूजन्स भी कह सकते हैं, यानी कि ये सारे के सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सस्पेंड होते हैं। उसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है एक ढांचा, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती है, पूरा का पूरा बोन का स्ट्रक्चर हमारी पूरी बॉडी को खड़ा रखने में मदद करता है। बिल्कुल इसी तरह सेल के साइटोप्लाज्म को एक स्ट्रेंथ या मजबूती कौन प्रोवाइड करता है, साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट आपको जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं।
कुछ ब्लूइश में मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, कुछ जो हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, कुछ जो है बिल्कुल ये थ्रेड लाइक होते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो साइटोप्लाज्म को एक स्ट्रेंथ या मजबूती प्रोवाइड करते हैं। अब हम इन जो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये साइटोस्केलेटन में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म के लिए हम दो जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म और एक को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है वो प्लाज्म या वो लिक्विड जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हो, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इट्स मीन अगर हम लिक्विड पोर्शन जस्ट सेल के अंदर का इंक्लूड करें तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, और अगर यही लिक्विड पोर्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अगर हम दोनों को कलेक्ट कर लें, जमा कर लें, तो कलेक्टिवली हम इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन यही जो लिक्विड होता है, अगर प्लांट के अंदर हम देखें तो प्लांट की सबसे बैरूनी वॉल सेल वॉल होती है, उसके बाद प्लांट का सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद ये अदर देन स्ट्रक्चर उसका आ जाता है। तो प्लांट के अंदर सेल वॉल के अलावा सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म प्लांट का और सेल मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट के लिए यूज़ होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज करनी है प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि साइटोस्केलेटन के अंदर कौन कौन से जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। जी, तो साइटोस्केलेटन जो है इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन्स। तो इट्स मीन ये मोटर का वर्ड जैसा कि पता है कि मूवमेंट, मोटर का मतलब क्या है, मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो साइटोस्केलेटन के अंदर जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म को मूव करवाते हैं विद इन द सेल। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस स्केलेटन को बिल्ड करने के लिए? सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सेकेंड वन जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट, फिलामेंट मतलब थ्रेड लाइक, धागानुमाई होते हैं, ये बहुत थिन होते हैं। इसके अलावा थर्ड वन जो इसमें स्ट्रक्चर होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में होते हैं। तो ये सारे के सारे तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर सेल के साइटोस्केलेटन को बिल्ड करते हैं, जिससे सेल अपनी शक्ल में मेनटेन रहता है। इसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड वन जो इसका साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है उसको साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस कहते हैं, यानी इसमें वो मटेरियल्स चीज़ें शामिल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के लिक्विड को बिल्ड करते हैं। इसमें प्रोटीन्स डिफरेंट शामिल होते हैं, इसके अलावा इसमें लिपिड पोर्शन शामिल होता है, इसके अलावा पिगमेंट्स शामिल होते हैं। तो पिगमेंट्स ऑलरेडी आपको पता है कि जैसा कि हमारी स्किन के अंदर पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं। तो जैसे ही सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो वो स्किन के अंदर पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर बिल्ड होता है। तो अगर आप देखें तो यूरोपियन साइड में जितने भी लोग होते हैं उनके जो स्किन टोन होता है वो बहुत लाइटर होता है। इट्स मीन उनकी स्किन के अंदर जो मेलानिन होता है वो बहुत कम बनता है। इसी तरह जो एशियन कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उनकी जो स्किन टोन होती है वो मिड मॉडरेट होती है, तो सेंट्रल में उनका प्रेजेंट होता है स्किन कलर। जबकि अगर आप अफ्रीका वाली साइड में लोग देखें तो वहाँ पर उनका स्किन टोन बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क होता है। इट्स मीन उनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे के सारे पिगमेंट के बारे में बात है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स मीन ग्लूकोज होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर साइटोप्लाज्म इंक्लूजन यानी साइटोप्लाज्म के सॉल्यूशंस को बिल्ड करती हैं। उसके बाद फोर्थ वन जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ऑर्गेनेलिस होती हैं। तो ऑर्गेनेलिस किसे कहते हैं? स्मॉलर ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। तो ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हमने कहा कि ये मटीरियल्स जो होते हैं सेल के अंदर उनकी सिंथेसिस करता है, उसको पैकिंग करता है, मटीरियल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा गोल्जी अपरेटस होते हैं, ये भी जो है वो मटीरियल्स की पैकिंग में जो हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा अदर जो है राइबोसोम्स होते हैं और बहुत से स्ट्रक्चर जो हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे थे सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो वो प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले प्रोटीन की बायोसिंथेसिस होती है। तो इट्स मीन प्रोटीन्स जो होती हैं वो तमाम की तमाम सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो मेम्ब्रेन की जो अंदर मटीरियल होता है वो बेसिकली प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो सबसे पहले जो सिंथेसिस हमने बोला था, जैसे प्रीवियस हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो डीएनए जब सिंथेसाइज होता है डिवीजन के प्रोसेस में, तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, और आरएनए राइबोसोम के पास जाकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो इट्स मीन हमने कहा कि प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर हुई? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो राइबोसोम भी कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं।
उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस अदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो अगर हम इसके वर्ड पर देखें तो ग्लाइको मीन ग्लूकोज और लाइसिस मीन टूटना। तो इट्स मीन ग्लूकोज जो हम इन द फॉर्म ऑफ फूड खाते हैं वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में जाकर ये प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके बाद अदर थर्ड जो प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें ग्लूकोज को ग्लूको मीन ग्लूकोज होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है हमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी होती है फ्रॉम प्रोटीन से, फ्रॉम लिपिड से, यानी कि अदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स उनसे जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। इसके अलावा फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है साइटोप्लाज्म में उसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन यानी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हमारे लीवर के अंदर जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो तब अगर हमें ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब अगर हम इन सारे प्रोसेसेस के बाद फंक्शन देखेंगे, फंक्शंस जो हैं वो साइटोप्लाज्म का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है साइट यानी ऐसी जगह प्रोवाइड करता है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जितनी भी सेल के अंदर एनर्जी बिल्ड होती है या एनर्जी बनती है या एनर्जी टूटती है जिसे कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म कहते हैं, उसको कलेक्टिव हम मेटाबॉलिक कहते हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो बेसिक फंक्शन इसका कौन सा हो गया कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जगह प्रोवाइड करता है। सेकंड जो है इसका फंक्शन कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये स्टोर हाउस होता है फॉर बायोकेमिकल्स के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा कि जितने भी बायोकेमिकल्स जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, साल्ट्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं ताकि टाइम टू टाइम जब इन जैसे प्रोसेसेस हों तो उनके लिए जो भी मटेरियल की ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से ईजिली इन प्रोसेसेस को मिल सके। थर्ड वन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ड्यू टू साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमने कहा था कि सेल का जो ढांचा होता है वो क्या करता है, इट मेंटेन सेल, ये सेल की मेंटेन कर देता है, शेप को भी मेंटेन करता है और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में भी इजीली जो है वो प्रोसेस प्रोवाइड कर देता है। तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल की शेप और मॉलिक्यूल की मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या हो गया कि ये सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के फंक्शन के लिए। जैसा कि हमने ये ऑर्गेनेलिज पढ़ी हैं तो इन सब ऑर्गेनेलिज को फंक्शन के लिए ये बहुत इजी जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंक्शन इसका कौन सा है कि मोस्ट प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, जिसको हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि प्रोटीन की बायोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो ये था आज का हमारा होल टॉपिक। तो अगर हम सारे टॉपिक को गो थ्रू करें तो हमने बोला कि साइटोप्लाज्म बेसिकली सेल का लिक्विड होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये विद इन द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमने इसके 4 जो हैं वो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले साइटोसोल देखा, सेकंड स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन था, थर्ड स्ट्रक्चर हमारा साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस था, फोर्थ स्ट्रक्चर हमारा ऑर्गेनेलिज था। फिर हमने डिफरेंट प्रोसेसेस को देखा जो इसके अंदर होते हैं और लास्ट वन हमने इसके 5 फंक्शंस देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और टिल देन विद अनदर टॉपिक, अल्लाह हाफिज़।